नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम आपको फिर से जो राजस्थान का करंट का पार्ट है दोस्तों, उसी के अंदर से जो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा है उसके बारे में आज चर्चा करने वाले। क्योंकि दोस्तों, जब बजट आता है, जब बजट 2024-25 जब लगभग फरवरी मार्च में जब प्रस्तुत किया गया था, फरवरी के अराउंड शायद किया गया था दोस्तों, तो यहाँ से क्या ये भी करंट की चीजें होती है। तो यहाँ से भी 1 से 2 क्वेश्चन जरूर बना करते हैं, क्योंकि राजस्थान का जो जीके का पार्ट है दोस्तों, राजस्थान का जीके के पार्ट में इकोनॉमिक्स ऑफ राजस्थान एंड हिस्ट्री ऑफ राजस्थान एंड कल्चर एंड अदर जितने टॉपिक्स होते हैं, तो वहां से जो करंट का क्वेश्चन होता है, इकोनॉमिक्स के अंदर से करंट का क्वेश्चन बना करता है। इकोनॉमिक्स जो होती है वहां से करंट का क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो वहां पे आर्थिक समीक्षा को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसमें काफी चीजें हैं, काफी क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो भी हम इसमें कराने वाले हैं आपको। तो उनको समझना होगा कि इसमें क्या मुख्य मुख्य जो चीजें होती है बजट में प्रस्तुत की गई है, उसमें क्या मुख्य मुख्य चीजें हैं जो अपने को यहाँ पे पढ़नी है। केवल किस क्षेत्र में क्या क्या विकास का जो नुमाइंदा जो रखा गया है सरकार के द्वारा, वो क्या क्या है, तो वो चीजें हमें करनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम जब सबसे पहले शुरुआत करेंगे, तो जो समावेशी विकास है उसके लिए 10 संकल्प जो सरकार के द्वारा लिए गए उनके बारे में सबसे पहले बताया गया था बजट के अंदर। उसमें संशोधित जो बजट था 2024-25 का, उसमें कहा गया सबका साथ सबका विकास। ठीक है, तो ये लोगो रखा गया, सबका साथ सबका विकास, जो अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार, उसका ये मोटो है कि सबका साथ सबका विकास किया जाए, सभी के लिए समावेशी विकास और सिद्धांतों पर आधारित समावेशी विकास के लक्ष्यों को प्रस्तुत किए गए हैं। इस सिद्धांत की अमृत कालखंड जो विकसित राजस्थान की जो परिकल्पना की गई है कि 2016-47 तक राजस्थान को विकसित किया जाए, तो उस को लेकर के 5 वर्षीय कार्य योजना के रूप में की गई है। इस कार्य योजना में राज्य में लागू किए गए 10 संकल्प शामिल किए हैं। 10 संकल्प शामिल है, और 10 संकल्प यहाँ पे हम चर्चा नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो काफी चीजें थी। तो यहाँ केवल वो 10 संकल्प, उनमें से अपने को केवल आप देख सकते हैं, आप बजट जाएंगे, जब बजट देखेंगे, आर्थिक समीक्षा 2024-25 देखेंगे, तो वहां पे इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए अपने यहाँ लिया नहीं है उसको। ठीक है, तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है वो $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो राजस्थान का लक्ष्य 2029 तक इसको $350 बिलियन की अवस्था, ये 350 बिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इसके लिए कृषि गतिविधियों में तकनीकी नवाचार, औद्योगिक उत्पादन का विस्तार, नवीनीकरण ऊर्जा में निवेश, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उपयोग करके पर्यटन को बढ़ावा देने का ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, यहाँ $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करने का लक्ष्य है 2029 तक। एक तो ये जो विकसित राजस्थान की संकल्पना 2047 तक, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और एक सबका साथ सबका विकास है, ये लोगो है, और $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था हासिल कर कब तक, 2029 तक। तो ये थोड़ा ऐसे क्वेश्चन बना करते हैं। ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इनमें कुछ भी। राजस्थान अर्थव्यवस्था एक नजर, जैसे प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी जो होता है, वर्ष 2024-25 में 17.04 लाख करोड़ का अनुमान लगाया गया है। जो जीएसडीपी होती है उसके लिए प्रचलित कीमतों पर, है ना। तो वर्ष 2023-24 में ये 15.22 लाख करोड़ था। ठीक है, तो इसको यहाँ इतना बढ़ावा अनुमान लगाया गया है कि ये 22.02% की वृद्धि दर को दर्शाता है। ये अनुमान लगाया गया, तो ये कितनी दर को दर्शाता है, वृद्धि को। तो ये क्वेश्चन बना करता है कि प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी में कितनी वृद्धि अनुमानित है। तो यहाँ पे 12.02% की वृद्धि अनुमानित है। तो ये क्वेश्चन में भी आप आगे देखेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बनता है। तो ये चीजें याद करनी होती है यहाँ पे कि कितनी वृद्धि कितनी के प्रतिशत। अब स्थिर कीमतें और प्रचलित कीमतें दो होती है। प्रचलित तो जो वर्तमान में चल रही है, और स्थिर कीमतें 2011-12 के ऊपर, जो 2011-12 के अंदर जो कीमतें थी उसके आधार पर जीएसडीपी वर्ष 2023-24 में 8.41 लाख करोड़ के बढ़कर 9.06 करोड़ लाख करोड़ पहुंचने का अनुमान। इसमें वृद्धि कितनी है, 7.82 करोड़ की, 7.82% की। ठीक है, तो ये एक तो यहाँ तो जो प्रचलित कीमतों पर वो तो है 12.02, और जो स्थिर कीमतों पर वो 7.82%। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना, ये जरूरी होता है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बहुत इजी, बड़े एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन छोटे एग्जाम्स के माध्यम उनके लिए इतना इंपोर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लें। प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2024-25 में कृषि क्षेत्र, जिसमें फसल, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी शामिल है ना, इसके अंदर ये शामिल है। ठीक है, जीएसवीए में 26.92% का योगदान है। औद्योगिक क्षेत्र में खनन विनियोग, हाँ, इसमें केवल ये भी याद रखना कृषि क्षेत्र में क्या क्या क्षेत्र आते हैं, कृषि में ये चीजें आती है। ठीक है, 3। और जो औद्योगिक क्षेत्र उसमें खनन, विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ति शामिल किया गया। और इसके अंदर जीएसवीए के अंदर 27.16% का योगदान है इसी औद्योगिक क्षेत्र का, और कृषि क्षेत्र का 26.92। और सबसे ज्यादा जो योगदान है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो भारत राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था, उसमें सबसे ज्यादा किसका योगदान है, सेवा क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान होता है, यानी 45.92%। यहाँ से जो यानी कि सरकार के पास पैसा आता है बहुत ज्यादा, वो यहीं से आता है, सेवा क्षेत्र से। इसमें परिवहन, भंडारण, संचार, वित्तीय सेवाएं, वास्तविक व्यवस्थाएं, सार्वजनिक प्रशासन, अन्य सेवाएं इसमें शामिल है।
प्रति व्यक्ति जो आय है 2024-25 में प्रचलित कीमतों पर वो है 11.4% की वृद्धि बढ़कर के 1,85,053 रुपए है, और स्थिर कीमतों पर 6.88% की वृद्धि के आधार पर 96,638 रुपए है। तो ये दोनों याद रखें, दो प्रचलित कीमतों पर और एक स्थिर कीमतों पर, ये दोनों प्रति व्यक्ति आय क्या है राजस्थान के किसी एक व्यक्ति की, है ना। तो ये भी थोड़ा सा पता कर रखना है। यहाँ तक अब तक जो गई थी उनमें से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से अब जब पढ़ेंगे तो इनमें से क्वेश्चन बहुत कम बना करते हैं। तो यहाँ कृषि जो किसान कल्याण जो वर्ष है 2024-25 सकल घरेलू जीएसवी है, सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये देखा है ना, 26.92% का योगदान है कृषि का। और इसके आधार है ना, और इसके बाद में अभी खाद्यान्न के बारे में बता रखा है कि इसके अंदर जो खाद्यान्न है उसमें अनाज दालों का योगदान है वो है इतना प्रतिशत, ठीक है। और तिलहन का जो योगदान है वो है 96.17 लाख ट्रिलियन का। 2023-24 के अंदर 101 ट्रिलियन की तुलना में 4.99% कमी है इसमें इस बार, ठीक है। 2024-25 में जो इधर तिलहन है इनमें ना, और ये इसमें ये पढ़ लेंगे ना आपको समझ में आ जाएगा तो क्या बताना चाह रहा है। पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये बड़े एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्स्ट पेज अपना वो इंपॉर्टेंट था दोस्तों यहाँ पे। अब गन्ने का उत्पादन है ये इतना हुआ है, और इस 2024-25 में 4.40 लाख मीट्रिक टन की संभावना है जो 21.21% वृद्धि को दर्शाता है। और कपास का उत्पादन ये है, देश में राई और सरसों, बाजरा, कुल तिलहन, पोषक अनाज, गंवार जैसी फसलों का उत्पादन प्रथम। अब राजस्थान किन किन में प्रथम स्थान है? राई के अंदर, सरसों के अंदर, राई और सरसों, बाजरा और कुल तिलहन, पोषक अनाज जैसे गंवार के अंदर, ये प्रथम स्थान पे है राजस्थान, ठीक है। और मूंगफली उत्पादन में द्वितीय स्थान पे है, और जवार, चना, कुल दलहन के, सोयाबीन के उत्पादन तीसरे स्थान पे, तीसरे स्थान। तो ये भी थोड़ा पता होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर पे किस है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना थी 2024-25 के अंदर, खरीफ की फसल के लिए विभिन्न फसलें थी इतनी, रबी और जो फसलें हैं रबी की और बीज, ये थोड़ा सा पढ़ लें, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये पूरा लेना पड़ा क्योंकि कई बार हो जाता है कि यार आपने पढ़ाया नहीं, हुआ नहीं ऐसे, ठीक है। अब ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलती है, उसके 2024-25 में योग्य किसान है उनको 2,777 करोड़ का क्लेम वितरित किया गया है। और मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उसके तहत 2024-25 के अंदर सरकार प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के तहत लाभान्वित जो है 2,000 प्रतिवर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जाए, यानी इसके लिए 1,400 करोड़ का आवंटन किया गया है, अतिरिक्त 200, है ना, 200 रुपये अतिरिक्त। लघु सीमांत किसानों के लिए सम्मान पेंशन योजना, 55 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के किसानों के लिए, है ना, महिला के लिए किसान 55 वर्ष से अधिक महिला, 58 वर्ष से अधिक पुरुष के लिए किसानों के लिए 1,150 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। ये भी एक बार बोले कितनी पेंशन दी जाती है और कितनी वर्ष से उम्र हो, ये महिलाएं 55 वर्ष से उपजा देगी और पुरुष होते हैं 58 वर्ष से आयु। 2024-25 में इसके लिए जो लाभार्थी हैं लगभग 2,09,530 है, 246.64 करोड़ का व्यक्ति व्यय होता है इससे। राजस्थान कृषक समर्थन योजना, इसके तहत 125 रुपये प्रति क्विंटल की एमएसपी दर से 150.66 करोड़ का बोनस राशि का भुगतान किया गया है। और एक प्रधान ये PMKSY सूक्ष्म सिंचाई घटक के लिए 34,469 हेक्टेयर ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर का व्यवसाय की गई, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नीचे वाली चीजें नहीं है। औद्योगिक विकास के लिए अब सकल जो मूल्यवर्धन है उसके आधार पर 2024 में 5.77% की वृद्धि, अभी कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, बस ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये चीज इंपॉर्टेंट, कितनी वृद्धि दर्ज की गई स्थिर कीमतों पर, ठीक है। और प्रचलित कीमतों पर 9.17, ठीक है। और उद्योग क्षेत्र में राजस्थान की 27.16% का योगदान है, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र का सबसे प्रमुख। अब इसमें सबसे ज्यादा जो विनिर्माण क्षेत्र का योगदान होता है, ये भी कई बार पूछा जाता है किस क्षेत्र का, औद्योगिक क्षेत्र में किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान, तो विनिर्माण क्षेत्र, याद रखना। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 2021-22 के अनुसार 122.34 से बढ़कर 2024-25 में 157.31 हो गया है। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, जिप्स एक नई योजना ही है, उसमें निर्यात नीति, अब ये राजस्थान निर्यात नीति 2024 घोषित की गई है। तो ये याद रखना कि राजस्थान निर्यात नीति नहीं कब आई है, 2024 में, ठीक है। और इसमें कुछ ज्यादा एमसेड नीति भी आई है, राजस्थान एमसेड नीति, ठीक है। इसके उद्देश्य क्या है? नदी की रेत, बजरी को स्थायी विकल्प के रूप में निर्मित रेत का उपयोग करना, उत्पादन करना, उपयोग करना, रेत के जो उत्पादन उसको बढ़ाना, बजरी की जगह नदी की रेत के, ना। राज्य में राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसमें 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर स्वाक्षर किए, जो आर्थिक विकास और निवेश के लिए प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, ठीक है। ये राइजिंग राजस्थान एक इन्वेस्टमेंट की गई थी दोस्तों, है ना, समिट, ये पढ़ चुके हैं पहले, तो कब की गई थी। 2023-24 में राजस्थान निर्यात जो है 83,704.24 करोड़ का रहा। इसमें इंजीनियरिंग वस्तुएं, रत्न, आभूषण और धातु का ये हस्तशिल्प का 65% योगदान था इनका, ठीक है। नेक्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र का, जो है बैंकिंग क्षेत्र में इतनी शाखाएं हैं बैंकों की, और ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक 4,271 और क्षेत्रीय बैंक ग्रामीण बैंक 1593 है, निजी क्षेत्र वो 2,093 है, और लघु जो वित्तीय वो
564, विदेशी बैंक है 7, भुगतान बैंक है 3, इतने शामिल है। ठीक है, राजस्थान में जमा में 11.36% की वृद्धि हुई, जबकि ऋण जमा बढ़कर 86.92% हो गया है, जो राष्ट्रीय औसत का 79.32 से अधिक है। अब ये सड़कों के बारे में, परिवहन में कितनी कुल सड़कें कितनी है? 3,70,100 किलोमीटर कुल है, उसमें घनत्व 100 वर्ग किलोमीटर प्रति 52.6 किलोमीटर। सड़कों से जुड़े हुए गाँव 19,408 है। राज्य जो राष्ट्रीय राजमार्ग 47 है, 23 राज्य राजमार्ग है, उच्च गति की यात्रा की। ठीक है, निवेश सड़क, इसमें निवेश इतने रुपए का हुआ लगभग, और इतने रुपए आवंटित हुए इस साल। ठीक है, ये भारतमाला योजना में इतने रुपए लगेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्ती नजर से देखने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा अपने को याद नहीं करना है। राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? 10,790, राज्य राजमार्ग की 17,376 और ग्रामीण सड़कें 2,06,318 किलोमीटर। ठीक है, और ये अब जलापूर्ति के लिए एक तो इंदिरा गांधी नहर योजना चलती है, जो लगभग 5,719 गाँव को और 39 कस्बों को पानी उपलब्ध कराती है। चंबल नदी है वो 4,899 गाँव को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, याद नहीं करना है इनको, बस देखना है, केवल समझना है कि जलापूर्ति में ना शहरी और ग्रामीण जलापूर्ति पहल अमृत जो चली है वो 1 अक्टूबर 2021 से चली है, जिसका 2025-26 में हर घर नल के तहत सभी घरों में पानी उपलब्ध कराना है। हर घर नहर योजना थी ना, इसके तहत 183 शहरी निकायों में जलापूर्ति के लिए इतने रुपए का सैंक्शन किए गए। ठीक है, बिजली के लिए जो है अभी बिजली है उसकी क्षमता कितनी? 26,325 मेगावाट की राज्य में। ठीक है, और राज्य नवीनीकरण ऊर्जा विशेष और सौर ऊर्जा के उत्पादन और पवन ऊर्जा का उत्पादन गणनीय है। दिसंबर 2024 के अंदर कुल एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज EHV ट्रांसमिशन नेटवर्क 44,638 सर्किट किलोमीटर, 100% ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने का राज्य के दिसंबर 2024 तक 43,965 गाँवों को कर चुके हैं। 1.14 लाख ढाणियों को और 108.909 लाख ग्रामीण घरों को विद्युतीकरण किया जा चुका है। जीवन की गुणवत्ता उसके नागरिकों के लिए मेट्रो का चरणबद्ध विकास किया जा रहा है। अब मेट्रो जो है 4 शहरों के अंदर चलाई जाएगी। ठीक है, ये तो जयपुर के अंदर चल रही है वर्तमान में, उदयपुर, कोटा और अजमेर में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का चुना गया है। तो ये स्मार्ट सिटी के रूप में, मेट्रो के रूप में किसी चुना गया, तो ये 4 में से कोई सा नाम आ सकता है वहाँ पे, या फिर एक्सेप्ट किसके पूछ सकता है भाई, किसके अलावा। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना है। ये पर्यटन और कला के क्षेत्र में क्या क्या योगदान है? एक तो नई पर्यटन नीति आई है, जिसे RTUP कहते हैं, है ना, राज्य राजस्थान पर्यटन नीति, इकाई नीति 2024 के अंदर 4 दिसंबर 2024 के अंदर आई है। इसका उद्देश्य पर्यटन के निवेशकों उद्यमियों को लाभ प्रदान करना, निजी क्षेत्र में पर्यटन की इकाई को स्थापित करने का। ठीक है, कलात्मक रूप विरासत संरक्षण पुरातत्व संग्रहालय विभाग संबंधित विरासत 300 है ना, ये स्मारक के इतने हैं, इसको ज्यादा याद नहीं करना। एक ये राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल्स मैनेजमेंट RTTMAN की स्थापना हुई है, उद्योग है ना, ये भी थोड़ा सा देख लेना भाई क्या है ये। सतत विकास एंड हरित विकास के लिए SDG लक्ष्य ये आते हैं। तो ये दोस्तों PM सूर्य घर बिजली योजना भी चलाई जा रही है 2025 दिसंबर से 22 को बताएंगे ना, सोलर रूफ टॉप लगाया जा रहा है क्षमता। ठीक है, तो ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट नीति, राजस्थान E-वेस्ट मैनेजमेंट नीति 2023, एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति है वो 2024 में थी, और इलेक्ट्रिक वाहन नीति आई है RIGP 2022 में, जलवायु परिवर्तन नीति आई है 2023 के। तो ये नीतियां थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डेटें याद रखनी होगी, कई बार ये डेट आ जाती है कि ये नीति कब आई थी किस सन में। मानव संसाधन के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में जो विकास गए, इतने विद्यालय हैं, इतने प्राथमिक विद्यालय हैं, और इतने राजकीय हैं, इतने माध्यमिक हैं। ये जो राजकीय जो कॉलेज हैं, निजी कॉलेज हैं, ये BEd कॉलेज है इतने, ये तकनीकी संस्थान 995। ठीक है, ये शैक्षणिक जो विद्यार्थी नामांकन है वो 24.30 लाख का है, माध्यमिक में 52.46 लाख का। ठीक है, तो ये अपने देख लेंगे भाई। इसमें जो प्राथमिक विद्यालय उनमें टीचर और बच्चे का अनुपात 14:1 है, 14 बच्चों पर 1 टीचर है, और माध्यमिक में 22 बच्चों पर 1 है। जो राष्ट्रीय जो नीति है 2020 के मानक 30 से 1:1 से बेहतर है अपने। एक स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल और PMC स्कूल जैसी पहल ने शैक्षिक पहुंच को बढ़ाया है। कस्तूरबा विद्यालयों की स्थापना 342 की स्थापना की गई है। चिकित्सा के क्षेत्र में 43 मेडिकल कॉलेज का घोषणा हो चुकी है, उसमें 2005 नए मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। ठीक है, इसमें MBBS की सीटें पहले 4,330 थी और निजी क्षेत्र में 2,050 हो गई है। ठीक है, अब इसमें जो चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, उसके बारे में आपको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि ये आपके टॉपिक रह सकता है। एक तो ये आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता, ये आभा जो ID बन रही है आजकल, इसको आभा ID को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य हेल्थ अकाउंट, ये खाता है, ये आभा ID खोली जा रही है ना, इलाज के लिए। ठीक है, इतने रोगियों के रिकॉर्ड ID है, खोली लिंक किया जा चुका है। और एक चलिए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, माँ योजना, ये इसी बजट में 2024 को इसमें केसलेस उपचार के लिए 1.33 करोड़ परिवारों को कवर किया गया, जहां कुल 1675 करोड़ खर्च किए गए मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत। तो ये माँ योजना है, इसके बारे में आप
अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ पे माँ योजना क्या है, कब से लागू हुई है, इसकी डेट वेट सब याद कर लें, इसमें क्या क्या दिया जाता है सब कुछ। ठीक है, तो एक मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, एक ये योजना, थोड़ा सा इसके बारे में अपन ने चर्चा कर चुके हैं। इससे पहले वाली जो क्लास थी अपनी NHM स्पेशल क्लास थी, उसके अंदर इस टॉपिक को छोड़ दिया था दोस्तों अपन ने इसके अंदर माँ योजना। ये आप खुद भी कर लें या मैं भी बता दूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में। फिर भी जैसे मैं अभी क्लास ले रहा हूँ तो आप इसको लिख लो अपने पेज के अंदर कि माँ योजना क्या होती है, इसके बारे में मुझे पढ़ना है बहुत अच्छे से। ठीक है, जैसे मैं आज क्लास बना रहा हूँ 2 अक्टूबर को, ठीक है, दशहरे के दिन। ठीक है दोस्तों, तो आज तक हमारा सिलेबस नहीं आया, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें शामिल, ये हेल्थ से रिलेटेड चीज़ जरूर शामिल होगी। ये आभाईडी है, आयुष्मान आरोग्य योजना है, माँ योजना है, ये है ना। और राजस्थान ये RGHS योजना चलती है, सरकार कंपेरिजन होगी विधायकों के लिए तरफ, है ना। ये देखिए, इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब ये शिशु, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मातृत्व मृत्यु, ये दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, क्योंकि ये चीज़ें पूछी जाती है कि जो IMR है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर 1000 बच्चों पर कितनी है, 41.3। NFHS4 के अनुसार जो घट करके 30.3 हो चुकी है NFHS5, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस सर्वे जो है उसके अनुसार। तो इसको आप पढ़ लेना दोस्तों कि 41.3 थी पहले, अब ये घट करके 30.3 हो चुकी है। और दोस्तों इसमें मैंने अभी आपको NHM जो स्पेशल क्लास है उसमें और भी चर्चा की थी। NHM स्पेशल क्लास में पढ़ने बताया था कि जो शिशु मृत्यु दर है उसमें शायद मातृत्व मृत्यु दर में यहाँ 141 दे रखा, इसके अंदर और भी कमी आई है दोस्तों, है ना। 113 रह गई है, पर इसके अंदर शायद 85 के अंदर, ऐसे 85 के लगभग ऐसे कुछ हो चुकी थी, वो अपन ने चर्चा वहां पे की थी। तो अगर करंट का क्वेश्चन होगा तो वहां से करंट में तो आंसर वहां पे आपको अलग होगा। अगर ये इसके अनुसार पूछे SRS 2018-20 के अनुसार, तो फिर यहाँ आंसर ये हो जाएगा 113, है ना, ये अगर दिया हो ऑप्शन में। और अगर वैसे पूछे कि वर्तमान में, तो शायद 85, 84, 86 ऐसे कुछ था, तो मेरे को कंफर्म याद नहीं है, फिर भी आप इसको पढ़ लें। ठीक है, अपनी NHM स्पेशल क्लास में पढ़ने बता रखा उसके बारे में। ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है दोस्तों ना। टोटल फर्टिलिटी 2 हो गई है, पहले 2.4 से गिर करके 2 हो गई है, पहले इस तरीके की दिशा में प्रगति हुई। तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे टॉपिक, और ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रोजगार है, रोजगार में आप ये पढ़ लें, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनरेगा योजना चलती है, मनरेगा कब चली, कैसे चली, इसमें क्या होता है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक सुरक्षा योजना है, इसके अंदर जो भुखमरी समाप्त करने के लिए क्या क्या 11 अंक की वृद्धि हुई है, तो ये 11 अंक की वृद्धि क्या है इसमें, ये थोड़ा सा देखना है अपने को। ठीक है, जिसको पढ़ लो, आपके सामने स्क्रीन में है, आप इसको रोक करके पढ़ सकते हैं कि क्या समझना चाह रहे हैं, इसमें समझाना चाह रहे हैं। ये मनरेगा की फुल फॉर्म महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। ठीक है, सुशासन को लेकर के, सुशासन के लिए भी एक पोर्टल बनाया गया है, DBT पोर्टल। और ये इसके अंदर जो 1 जनवरी 2024 से 31 सितंबर 2024 तक प्राप्त निस्तर शिकायतें कितनी हुई है और कितना उसका नुकसान हो, ये भी इसके पारदर्शिता लगेगी। राजस्थान में प्रशासन सुधार के लिए समावेशिता पारदर्शी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्न कार्य किए जा रहे हैं। एक लोक सेवा गारंटी अधिनियम लाया गया 2011 के अंदर, समय पर, है ना, सूचना का अधिकार है ना। राज्य एकीकृत वित्तीय प्रणाली का भी गठन किया गया सुशासन वित्तीय प्रबंधन के लिए। ठीक है, तो ये अलग अलग, ये IFMS का, है ना, ये IFMS एक नई योजना थी, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली। इसके माध्यम से अपने वित्तीय प्रशासन को उल्लेखनीय कार्य किया, बजट लेखांकन और वित्तीय संचालन हेतु एकीकृत करता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लेना। अब यहाँ पे दोस्तों इतना तो अपन ने पढ़ लिया, अब क्वेश्चन कैसा बनता है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपन ने जो पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन कैसा बनता है। अब ये GSDP था, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। ठीक है, राजस्थान 2024-25 के लिए राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर कितना है। तो स्थिर मूल्यों पर पूछे तो अब इसका हमने पढ़ा कहाँ है, अभी आप पीछे जाकर के मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। अगर मैं पीछे जाकर के आपको बताऊं कि सकल घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर कीमतों पर 2011-12 की कीमतों पर 2000 कितना है राजस्थान में अभी, तो ये 9.06 लाख करोड़ है, जो अपन ने पढ़ा था। जैसे अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके जाऊंगा, ये देखो दोस्तों, आपको मैं स्क्रीन पे लेके आ गया हूँ। जो ये सकल घरेलू उत्पाद है स्थिर कीमतों पर पूछ रहा है, तो स्थिर कीमतों पर 9.06 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये क्वेश्चन में पूछा गया, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अब इसी प्रकार का, अब ये आगे जो अपन ने GSDP सकल घरेलू उत्पाद के ये पूछे थे प्रचलित कीमतों पर, तो ये प्रचलित पे 15.22 लाख करोड़, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही अपन बनाया है अपन ने वहाँ पे। तो आप अगर उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि यार क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें से। अब इसमें प्रतिशत कितनी वृद्धि हुई है ना, प्रचलित, अब इसमें प्रचलित कीमतों पर पूछा है। अब इसमें प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत का परिवर्तन आया, वो है 12.02। अपन ने जस्ट इससे पहले अपने बात की थी इस चीज की कि अपन ने कि प्रचलित कीमतों पर क्या था, जस्ट इससे पहले। क्वेश्चन आपको बताना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको याद रहे, पता रहे कि क्वेश्चन क्या पूछा है, कैसे बना है। अपन ये देखो 12.2 यहाँ पे देख लो, ये मेरा दिख रहा हो तो आपको, मैं गोला कर रहा हूँ यहाँ पे, ये गोला 12.2। ठीक है, ये रहा,
ठीक है। तो ये अपन ने इस प्रचलित कीमतों पर है, तो ये क्वेश्चन बनाए यहाँ से। तो अपन ने जो केवल क्वेश्चन बन सकते हैं उसी प्रकार से अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। ये तो हो गए दोनों क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर तो बी हो गया, 9.06 लाख करोड़ पहले का। दूसरे वाले का हो गया डी, 12.02। नेक्स्ट, स्थिर मूल्यों आधार पर राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो वो है 4.90, ठीक है, स्थिर कीमतों पर। और शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी की गणना कैसे की जाती है, ये मूल्यह्रास को घटाया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मूल्यह्रास है ये घटाया जाता है इसमें जीएसडीपी, सकल घरेलू उत्पाद में से, ठीक है। यहाँ जीएसडीपी मूल्यह्रास घटा दिया जाएगा, तो आंसर ये भी हो जाएगा, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद अगर ये गणना करने को। वर्ष 2024-25 के लिए राज्य में एनएसडीपी प्रचलित मूल्यों पर कितनी थी, ये प्रचलित कीमतों पर पढ़ने जब इससे जस्ट पहले पढ़ी थी दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 17.04 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, एनएसडीपी प्रचलित कीमतों पर। अगर यहाँ पे देखेंगे तो एनएसडीपी 17.4 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी अपने को देखना। स्थिर मूल्यों आधार वर्ष 2011-12 पर जीएसडीपी क्या दर्शाता है, तो जीएसडीपी दर्शाता मुद्रास्फीति को छोड़कर वास्तविक आर्थिक वृद्धि को, मुद्रास्फीति को छोड़ करके वास्तविक आर्थिक वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। वर्ष 2024-25 के राजस्थान में प्रति आय प्रचलित मूल्य को कितने अनुपात, तो प्रचलित जो आय है वो राजस्थान की 1.185 ऐसे ये है ना। तो अपन ने देखा था इसमें। और ये जो स्थिर कीमतों पर है वो तो ये है लगभग 95-96 है ना। और प्रचलित कीमतों पर 1,85,053 रुपए। स्थिर पर अलग है, प्रचलित पर अलग है। तो यहाँ प्रचलित पर तो है 1,85,000 ही है, स्थिर पर है लगभग 96,600 रुपए ऐसे कुछ, ठीक है। ये अपने दोनों पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय में 2024-25 में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, तो स्थिर कीमतों पर राजस्थान की प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत दर्शाता है, 6.88 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। और वर्ष 2023-24 के लिए प्रचलित मूल्यों पर जयपुर जिले के सकल घरेलू उत्पाद का कितना था और उसमें कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसके जयपुर की कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, 2,12,336 है, 13.63% की वृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध जिला घरेलू उत्पाद 2023-24 के में किस जिले की आय सबसे अधिक रही, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि प्रचलित मूल्य में सबसे घरेलू जो आय है किस जिले की सबसे अधिक रही है, तो यहाँ अलवर जिला है उसकी सबसे ज्यादा रही है शुद्ध घरेलू उत्पाद में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये और क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे जितना ये है, तो कुछ मेन क्वेश्चन अपने यहाँ चर्चा कर लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। 2024-25 में स्थिर मूल्यों पर जीएसवीए किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक था, तो ये सेवा क्षेत्र का योगदान अपन ने पढ़ा था दोस्तों, यहाँ पे अपने जस्ट पहले चर्चा की थी किस क्षेत्र का सबसे ज्यादा योगदान है, तो अपन ने अच्छे से बताया था इसको। अगर आप देखोगे तो अपन ने यहाँ लगभग यहाँ चर्चा की, तो ये सेवा क्षेत्र अपन ने जो लगभग नीचे से फोर्थ लाइन है, नीचे से अगर आप देखोगे तो नीचे से ये वाला अपन ने यहाँ चर्चा की, सेवा क्षेत्र का इसमें सबसे ज्यादा योगदान 45.92% का योगदान होता है दोस्तों, ठीक है। ये सबसे ज्यादा योगदान इसका होता है, ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त सीपीयू, ग्रामीण, अर्बन और जो संयुक्त है कंबाइंड आधार वर्ष क्या था, तो ये आधार वर्ष 2012 को रखा गया था, ठीक है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के लिए ग्रामीण, शहरी, संयुक्त, फिर केवल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या है, ये भी आधार वर्ष क्या है उसका तो पूछ ली, तो 2012 याद रखना आपको, है ना। ये 2012 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। एक और आता है दोस्तों मूल्य सूचकांक, एक और होता है, एक तो उपभोक्ता होता है और एक और होता है, हाँ दोस्तों, इसमें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तो ये 2012 है, और एक थोक मूल्य सूचकांक होता है, थोक मूल्य सूचकांक एक अन्य होता है, ये इसको भी अपन WPI बोलते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है। तो इसके अंदर ये 1999-2000 है, राजस्थान का जो 1999 से 2000 को माना गया है। यह सूचकांक विभिन्न जो थोक कीमतों के आधार पर उतार चढ़ाव होता है उसको दर्शाता है, ठीक है। जो अपने नीतियों के निर्माण, सरकारी नीतियों के निर्माण और सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो जीएसडीपी होती है उसकी गणना के लिए उपयोगी होता है, और आधार पर 1999-2000 को माना गया है। इसके अंदर प्राथमिक जो वस्तुएं होती है, कृषि उत्पाद होते हैं, कच्चे माल औद्योगिक उत्पादन के लिए होने वाले बदलाव की निगरानी की जाती है, आर्थिक मूल्य के रूप में, ठीक है। इसके लिए इंपोर्टेंट नहीं, बस इतना सा याद रखना है थोक मूल्य सूचकांक कौन सा वर्ष को माना जाता है, 1999-2000। तो यहाँ क्वेश्चन एक और बना देते हैं, इसके नीचे ये क्वेश्चन मान लो कि थोक मूल्य सूचकांक किसको आधार वर्ष क्या माना गया, तो 1999-2000, तो ये भी क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे ये इतने से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, यहाँ पे और ज्यादा कुछ नहीं है, अपन ने बस ये
नया नया चैप्टर ये रहता है कि आप नया नया चीज़ें करते हैं तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है। तो मैंने आज नई चीज़ ली है, ये अपने इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं। अब इकोनॉमिक्स पे अगर राजस्थान देखेंगे तो काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं लेकिन दोस्तों, पर हम फिर भी जितना होंगे उतना कवर करने की कोशिश करेंगे। और मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। अगर कोई नया व्यक्ति जो संविदा आयुष एमओ की तैयारी कर रहा है वो अगर जुड़ रहा है तो हमारी वीडियो काफ़ी हमने डाल चुके हैं दोस्तों। अभी तक लगभग 108 से 109 वीडियो डाल चुका हूँ मैं। उनमें लगभग 100 वीडियो ऐसे हैं जो एनएचएम की प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 वीडियो को देखोगे आप, जल्दी जल्दी देखोगे तो आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप अभी भी अगर कोई नया जुड़ता है तो वो बहुत अच्छे से इनको देख पाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मैं यहीं अपनी क्लास फिनिश करता हूँ।